सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, ये बात गौर से सुनिएगा कि पूरे यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरी जनरल होता है और हर ऑर्गन का एक प्रेसिडेंट होता है। यानी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अलहदा होगा, सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट अलहदा होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का अलहदा होगा, आईसीजे का अलहदा होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरी जनरल होता है। ये भाईजान 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है जी। और ये 2 दफा आ सकते हैं इनका, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए भी एज अ सेक्रेटरी जनरल आ सकते हैं। मतलब सेक्रेटरी जनरल कैन बी इलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी 5-5 साल के लिए 2 दफा। जैसा कोफी अन्नान थे, घाना से उनका ताल्लुक था, 5-5 साल के लिए 2 दफा आए। बान की मून साउथ कोरिया से उनका ताल्लुक था, 5-5 साल के लिए 2 दफा आए, राइट। अब एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस ही इज फ्रॉम पोर्चुगल, ये 2016 में आए थे। 1 जनवरी जो है 2016 को ये आए थे, और ये 31 दिसंबर 21 तक ये जो है सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। तो 5 साल के लिए आए, इसके बाद दोबारा ये आते हैं जो है एज सेक्रेटरी जनरल, ये डिपेंड करता है। तो 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल जो है वो आता है, और इलेक्शन होता है। इसका कैसे होता है ये मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जनरल बातें जो है इनको अंडरस्टैंड करने की जो है वो जरूरत है। 8वां पॉइंट, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना ऑन द 30th of September 1947। पाकिस्तान became the member of the United Nations on the 30th of September 1947, यानी तकरीबन 1.5 महीने बाद हमारी आजादी के हम मेंबर बन गए थे यूनाइटेड नेशंस के। पाकिस्तान became the member on 30th September 1947, और आपका जो हमसाया मुल्क है इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी वो जो 51 स्टेट्स जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बनाया था उनमें इंडिया भी मौजूद था। क्योंकि इंडिया एग्जिस्ट करता था, पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम, इसलिए पाकिस्तान 47 में आजाद हुआ, तो इसलिए 47 के बाद हम मेंबर बने यूनाइटेड नेशंस के। तो पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस 30 सितंबर 1947, तकरीबन 1.5 महीने बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये कुछ जनरल हमारे पास बातें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हम चलते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, स्टेप बाय स्टेप हर ऑर्गन को पढ़ते चले जाएंगे और उनकी पावर्स एंड फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल असेंबली को। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जनरल असेंबली को, और जनरल असेंबली को पढ़ने के लिए इनके पावर्स एंड फंक्शंस जो हमने इनकी स्टार्ट करने जनरल असेंबली के, तो जरा कुछ बातें शुरू की अंडरस्टैंड कर लीजिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली में पढ़ने वाली। पॉइंट नंबर 1, जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पॉइंट नंबर 1, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के जो जितने मेन ऑर्गन हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पॉइंट नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने लगा हूं, जरा गौर से समझिए पहले फिर इसको लिखिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। All the members of United Nations, यानी 193, all the members of United Nations are by default the members of General Assembly, या आप लिख सकते हैं all the members of General Assembly are by default the members of United Nations, जो भी लिख लें बात, दोनों ठीक। all the members of General Assembly are by default the members of UN, या all the members of UN are by default the members of General Assembly। अच्छा, ये क्यों बात लिख रहे हैं हम? इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। हमें कैसे पता चला कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर हैं? क्योंकि जितने मेंबर जनरल असेंबली में बैठेंगे उतने ही मेंबर यूनाइटेड नेशंस के होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर हैं, 54 मेंबर्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। हमें कैसे पता चला कि यूनाइटेड नेशंस के 193 हैं जब उसके ऑर्गन्स में एक में 15 हैं और एक में 54 है? तो भाईजान जितने मेंबर्स आपके पास जनरल असेंबली में बैठेंगे उतने ही मेंबर्स आपके पास असल में यूनाइटेड नेशंस के होते हैं। या आप ये समझ लीजिए जितने यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली में बैठेंगे।
तो पॉइंट नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली, या ऑल द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझ लीजिए। every voting, all the voting procedures, ये समझ लीजिए, all the voting procedures in the general assembly need to be approved by the 2/3 majority of the general assembly. All the voting procedures in the general assembly need to be approved by the 2/3 majority of the general assembly. जितनी भी वोटिंग प्रोसीजर्स होंगे जनरल असेंबली में, जो भी वोट वाला काम होगा जनरल असेंबली में, जब वोट वाली बात आएगी, तब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको वो काम करने के लिए। यानी जब भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कोई मसला वोटिंग के लिए आएगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी आपको उसके लिए, 2/3 मेजॉरिटी। क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना ये सारी की सारी चीजें, ऑर्गन को डिटेल में, तो ये बार बार बातें आपके ज़हन के अंदर आएंगी। अच्छा, यहां पे जो आपने कहा वोटिंग होगी, अब इस वोटिंग में कितना वोट चाहिए? भाई जितनी भी वोटिंग जनरल असेंबली के अंदर होगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने ज़हन में, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज नीडेड फॉर all kinds of voting that take place in the United Nations General Assembly. Point number 4, every single state has only one vote. Every single state has only one vote. ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए। Every single state has only one vote, but no state has veto power in the General Assembly. Every single state has only one vote, but no state has the veto power in General Assembly. Veto power सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में होती है, वीटो पावर जनरल असेंबली में नहीं होती। वीटो पावर सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में होती है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को वीटो किया जा सकता है, वो 5 स्टेट्स। ये जो मैं सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाऊंगा वो कैसे होता है वीटो, मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी जरा याद कर लीजिए कि एवरी सिंगल स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस हैज ओनली वन वोट एंड नो वीटो पावर एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, the president of the general assembly is elected for a period of 1 year. president जो होता है वो 1 साल के लिए आता है जनरल असेंबली का। जनरल असेंबलीज president is elected for a period of 1 year. ठीक हो गया जी? और छठा पॉइंट, आखिरी जो पॉइंट है जनरल बातों के अंदर जनरल असेंबली में, फिर हम डिटेल में जा रहे हैं, वो ये है कि अब अंडरस्टैंड कीजिए, आपको मैंने बताया कि जनरल असेंबली में वैसे तो आपके पास हर स्टेट के पास एक ही वोट होता है, और टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 193। लेकिन हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वक्त में 5 लोग बैठ सकते हैं, यानी देयर कैन बी मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वन स्टेट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट वन टाइम। एक वक्त में एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बंदे बैठ सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि 5 ही बैठेंगे, 1 से लेके 5 तक, अप टू 5 पीपल वो एक वक्त में बैठ सकते हैं। यानी ईच स्टेट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव्स एट वन टाइम। लेकिन वोट उनके पास एक ही होगा, स्पीच उनमें से एक ही कर रहा होगा, और जो स्पीच कर रहा होगा वोट उसी के पास होगा। बाकी सिर्फ बैठ सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए बैठ सकते हैं, राइट? तो 5 बंदे एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अप टू 5, अप टू मतलब कि जरूरी नहीं कि एक ही आए या 5 आए, 2 3 4 5 जितने मर्जी आ जाए, लेकिन 5 तक मैक्सिमम। तो देयर कैन बी जो है वो मैक्सिमम ऑफ 5 पीपल रिप्रेजेंटिंग द सेम स्टेट एट वन टाइम, बट दे विल ओनली हैव वन वोट। ठीक हो गया जी? ये जरा जनरल बातें थी करने वाली। अब आते हैं जरा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली के ऊपर, और उनको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। पावर्स फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। कोई भी स्टेट किसी भी टॉपिक को सजेस्ट कर सकती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। जरा आप गौर से सुनिए इस बात।
कोई भी स्टेट कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकती है जनरल असेंबली में कि सर आप इसको डिस्कस करें। अब फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स हैं, उन्होंने दो डिफरेंट टॉपिक दे दिए कि सर ये डिस्कस करना है, दूसरी कहती है ये डिस्कस करना है। दोनों टॉपिक्स चले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली कहेगा जी मेरे पास दो वोट आ गए हैं, वो उसके ऊपर वोटिंग करवाएगा कि जी दो आप में से इन दोनों में से वोटिंग होगी, यानी कि जो जिस टॉपिक को ज्यादा वोट मिल गए वो टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। और वोटिंग जब हो रही है तो कितने वोट चाहिए? 2/3। यानी कि ये नहीं है कि 193 में से 92 एक को मिल गए, 91 एक को मिल गए तो 92 वाला जीत गया, नहीं। जनरल असेंबली में जब भी वोटिंग होगी 2/3 चाहिए होगा। यानी जिस भी आपके पास टॉपिक को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई वो टॉपिक डिस्कस होगा। अगर पहली दफा वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी ना मिले तो फिर वोटिंग चलती रहेगी तब तक जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक वोटिंग जो है वो चलती रहेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कोई भी स्टेट किसी भी किस्म का टॉपिक प्रेजेंट में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर डिस्प्यूट को डिस्कस करना है, पाकिस्तान जो है वो सजेस्ट करता है कश्मीर डिस्प्यूट, वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट उस पर वोटिंग करवाएगा। अगर 128 स्टेट्स, क्योंकि 193 का 2/3 कितना बनता है? 193 का 2/3 तकरीबन 128 129 बनता है, ये देख लीजिएगा। 128 तकरीबन बनता है 2/3 ऑफ दी 193। तो अगर 128 या 129 स्टेट्स फेवर करती हैं पाकिस्तान के आइडिया को कि हमें कश्मीर डिस्कस करना है, तो फिर वो कश्मीर डिस्कस होगा। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ही क्लियर होती जाएंगी कि क्यों कश्मीर डिस्कस नहीं हो रहा था बड़े अरसे से, क्योंकि इसको डिस्कस करवाने के लिए आपको 128 मुल्कों का अप्रूवल चाहिए कि दे वांट टू डिस्कस द कश्मीर डिस्प्यूट। अब हर टॉपिक डिस्कस नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, 193 मुल्क हैं, हर मुल्क का अपना मसला है, हर मसला जो है वो डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। तो फिर जिसके ऊपर 193 वोट्स, 193 में से 128 वोट्स मिलते हैं वो टॉपिक डिस्कस होता है एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए लॉबी करना बड़ा जरूरी होता है। आपने किसी एक टॉपिक सजेस्ट करवाना है ना, राइट, तो आप टॉपिक सजेस्ट करवाते हैं, फिर लॉबी करते हैं पहले, उससे पहले या बाकी स्टेट्स को कहते हैं कि अच्छा ये मैं टॉपिक डिस्कस करवाना चाह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशंस चाहिए इसके लिए, ये सारा कुछ, प्लीज आप इस पे वोट कीजिएगा। तो पहले आपको लॉबी करनी पड़ती है, ठीक है, तो लॉबी करनी पड़ती है, फिर टॉपिक सजेस्ट होता है, सजेस्ट होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर वोट करवाता है, वोट करवाने के बाद वो टॉपिक पास हो जाता है, उस पर डिबेट हो जाती है। जब डिबेट होती है तो फिर रेजोल्यूशन आती है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की वर्किंग के लिए कोई भी स्टेट किसी भी किस्म का टॉपिक, लेकिन इंटरनल ना हो, इंटरनल ना हो, क्योंकि आपको याद है आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर, जो आपको मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट में डिस्कस ही नहीं हो सकता। तो अगर आप टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो यूनाइटेड नेशंस में, तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझ रहे हो कि इंटरनल मैटर नहीं है, तो तभी वो डिस्कस हो रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल मैटर डिस्कस नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी एट द एंड ऑफ द डे चाहिए होती है सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो भी सिलेक्ट होता है टॉपिक, जिस पे भी डिबेट होनी होती है। सो लेट अस डिस्कस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। पहला, डेलिब्रेटिव पावर्स। डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। पहला है डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। क्लियर हो गया? अब जरा इस पॉइंट को जो मैं आपको भी समझाने लगा हूं, 1 मिनट दीजिए और इसको जरा समझिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, वो बार बार सवाल पूछते हैं, इसीलिए इसको पहले ही समझ लीजिए। डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली का मतलब क्या है? जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, गौर सुनिए, जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, recommend solutions to the problem asked by the member states, and 4, pass a resolution on any topic. फिर सुनिए, जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, recommend solutions to the problem asked by the member states, and pass a resolution. ये जो चारों चीजें हैं, इनको कलेक्टिवली डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली कहते हैं। ये जो चारों चीजें, इनको कलेक्टिवली डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली कहते हैं। जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर, रिकमेंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम आस्क्ड बाय द मेंबर स्टेट्स एंड पास द रेजोल्यूशन। अब गौर से सुनिए इस बात को, कैन जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, जनरल असेंबली कोई भी मैटर टेक अप कर सकती है,
लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर मैटर को डिस्कस भी करेगी। क्यों? क्योंकि उस मैटर पे वोट होगा 2/3 तो ही डिस्कस होगा ना। तो जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर। अब मैटर डिस्कस कौन सा होगा? जिसको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। जो 2/3 मेजोरिटी में आ जाएगा तो मैटर, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज ने सजेस्ट कर दिया, एक ने कहा जी कश्मीर डिस्कस होना चाहिए, दूसरे ने कहा जी पैलेस्टाइन डिस्कस होना चाहिए, इस पे वोटिंग हो जाएगी, जिसको 2/3 मेजोरिटी मिल गई वो डिस्कस हो जाएगा। यानी दोनों मैटर्स टेकअप हो गए, लेकिन डिस्कस उसमें से वो होगा जिसको वोट मिलेगा। तो जनरल असेंबली कैन टेक अप अ मैटर, डिस्कस दैट मैटर। तीसरा पॉइंट, जनरल असेंबली कैन रिकमेंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम आस्क्ड बाय द मेंबर स्टेट्स। अगर यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो जनरल असेंबली के पास आती हैं, कहती हैं कि सर ये हमारा बड़ा मसला है, ये हमारे दरमियान मसले को सॉल्व करवा दें, कोई सजेशंस दें हमें, कोई रिकमेंडेशंस दें हमें ताकि हम इस मसले को सॉल्व करवाएं, तो जनरल असेंबली रिकमेंडेशन दे सकती है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि हाँ भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो वो रिकमेंडेशन भी दे सकती है, राइट। वो कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो सकता है। आर्टिकल 35 जो है ना यूएन चार्टर का, आर्टिकल 35, अच्छा सारे आर्टिकल्स याद करने नहीं, सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने, तो याद करने वाले होंगे मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 35 नोट करते साथ ना, जो आप जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं ना, साथ साथ आप एक कॉलम बना लीजिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू बी रिमेंबर्ड। पहले लिख लीजिए आर्टिकल 35 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 35 ऑफ द यूएन चार्टर ये कहता है कि अगर एक स्टेट मेंबर नहीं भी है ना यूएन की, वो भी अपने मसले को की सजेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस में आ सकती है। यानी अगर एक यूएन की मेंबर नहीं भी है, यूएन के मेंबर नहीं भी है, फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी इज नॉट द मेंबर, ताइवान इज नॉट द मेंबर, राइट, कोसोवो इज नॉट द मेंबर, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसे भी हैं जो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी कंट्री अगर वो यूएन की मेंबर नहीं भी है, वो भी अपने मसले को लेकर आ सकती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और यूनाइटेड नेशंस के मसले को हल करने के लिए रिकमेंडेशन दे देगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35। तो पहली बात, दे कैन टेक अप अ मैटर, दूसरी बात दे कैन डिस्कस एन मैटर, तीसरी बात दे कैन रिकमेंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, चौथी दे कैन पास अ रेजोल्यूशन। वो किसी भी टॉपिक पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप उनको दोगे डिस्कस करने के लिए, उस पर वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो दीज 4 थिंग्स आर कलेक्टिवली नोन एज द डेलिब्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। क्लियर हो गया जी? लेकिन डेलिब्रेटिव पावर्स और फंक्शंस के अंदर ना, कि क्या वो हर मैटर को टेकअप कर सकते हैं? क्या हर मैटर को डिस्कस कर सकते हैं? क्या हर मैटर पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं? क्या हर मैटर पर रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? नहीं, लिमिटेशंस भी हैं जनरल असेंबली की। वो लिमिटेशंस क्या हैं? लेट अस अंडरस्टैंड लिमिटेशंस ऑफ डेलिब्रेटिव पावर्स। 2 लिमिटेशंस हैं जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। पहली लिमिटेशन, जनरल असेंबली कैन नॉट डिस्कस अ मैटर which is at the same time under discussion in the Security Council. Point number 1, the General Assembly's first deliberative powers limitation is that the General Assembly cannot discuss any matter which is under discussion at the same time in the Security Council unless the Security Council requests the General Assembly to discuss that matter. Unless the Security Council requests the General Assembly to discuss the matter, or the Security Council is done discussing that matter. अगर सिक्योरिटी काउंसिल मैटर डिस्कस कर लिया है, वो हो गया, वो अब जनरल असेंबली में आ सकता है डिस्कस होने के लिए किसी भी तरह से। या फिर अगर सिक्योरिटी काउंसिल खुद कहता है जनरल असेंबली को कि सर आप इस मसले को डिस्कस करें हमारे साथ, तब मसला डिस्कस किया जा सकता है जनरल असेंबली में। सो इफ समथिंग इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द जनरल असेंबली एट द सेम टाइम unless requested by the Security Council to the General Assembly to discuss the matter, or the Security Council is done discussing that matter. उन्होंने वो डिस्कस कर लिया है तो वो उस मसले को जो है दोबारा डिस्कस नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट एक चीज समझ लीजिए, जहन में ले आइए, जो भी मसला सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा, सिक्योरिटी के लिए, वो मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा। सिक्योरिटी का मतलब, इसलिए उसका नाम ही सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल नाम है सिक्योरिटी काउंसिल है। एनीथिंग दैट रिलेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज अंडर डिस्कशन इन सिक्योरिटी काउंसिल। इसीलिए कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा, राइट। जनरल असेंबली में वैसे ही डिस्कशन होगी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन आएगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी के रिलेटेड है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज टू बी डिस्कस्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक हो गए? तो पहली लिमिटेशन क्या है कि जनरल असेंबली कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर दैट इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एट द सेम टाइम अनलेस रिक्वेस्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल टू डिस्कस द मैटर, और द सिक्योरिटी काउंसिल इज डन डिस्कसिंग दैट मैटर। पॉइंट नंबर 2, लिमिटेशंस में
According to Article 2, Paragraph 7 of the UN Charter, the General Assembly cannot intervene in the domestic affairs of any state. Point number 2, the Security Council cannot intervene, the General Assembly cannot intervene in the domestic affairs of any state. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता, ये उसकी दूसरी लिमिटेशन है। यानी अब डिस्कसिंग अ मैटर, पहले हमने बात की टेकअप अ मैटर, यूनाइटेड नेशंस जो है वो कोई ऐसा मसला टेकअप भी नहीं कर सकता जो किसी स्टेट का इंटरनल मैटर हो। दो, यूनाइटेड नेशंस को ऐसा मसला डिस्कस नहीं कर सकता जो एट द सेम टाइम अंडर सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन में हो या वो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का इंटरनल मैटर हो। 3, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशंस उन चीजों पर नहीं दे सकता जो चीजें इस वक्त अंडर डिस्कशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट। और 4, सिक्योरिटी काउंसिल उस पर रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता जो सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स हो और अंडर डिस्कशन हो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये लिमिटेशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। कलेक्टिवली इसका नाम डेलिबरेटिव पावर्स एंड फंक्शंस है। उस डेलिबरेटिव पावर्स एंड फंक्शंस में 2 लिमिटेशंस दी और वो 2 लिमिटेशंस हमने पढ़ी। तो ये पहला था डेलिबरेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, पूरे यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है, पूरे यूनाइटेड नेशंस का बजट वो कौन बनाता है? जनरल असेंबली बनाती है। जनरल असेंबली के पास पावर है टू मेक और क्रिएट द बजट ऑफ द एंटायर यूनाइटेड नेशंस। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर में। आर्टिकल 17 ऑफ द यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस का जो है वो बजट क्रिएट करेगी, बजट बनाएगी पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस का। फॉर एग्जांपल, आपके मुल्क का पूरा बजट कौन बनाता है? नेशनल असेंबली बनाती है। तो जितने भी आपके मसले जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी रिलेटेड मैटर्स हैं आपके पास, वो सिर्फ जनरल आपके पास नेशनल असेंबली डील करती है, उसके लिए सेनेट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। सेम इसी तरह जो बजट है यूनाइटेड नेशंस का वो कहां फाइनल होगा? जनरल असेंबली में फाइनल होगा, क्योंकि उसके कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। वो सारे के सारे इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 17 आर्टिकल है जो कहता है कि द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली। अब आपके जहन में 2 सवाल क्रिएट होंगे यहां पर। पहला, इनके पास ये पैसा आता कहां से है जनरल असेंबली के पास, राइट? और दूसरा सवाल, अगर जो है ये स्टेट से पैसा लेती हैं, तो अगर एक स्टेट मना कर दे कि हमने पैसा नहीं देना, तो फिर क्या होता है? राइट, द 2 डिफरेंट थिंग्स ना, कि इनके पास पैसा कहां से आता है? ये जो फाइनेंस, ये जो आपने पास पूरे का पूरा जो बजट इन्होंने फाइनल करना होता है फाइनेंशियल, ये पैसा कहां से आता है? अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जनरल असेंबली के पास पैसा आता है 2 तरीके से। पहला तरीका है, उसको कहते हैं कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। दूसरी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। पहली है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, दूसरी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं, यानी 193 जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस के बजट में डालती है। स्पेसिफिक अमाउंट हर स्टेट जितनी भी मेंबर है, यानी 193, ये हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट यूनाइटेड नेशंस के बजट में डालती हैं। अब कितनी अमाउंट डालती हैं, ये हर साल इसकी अमाउंट फर्क होती है। यानी कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है जो हर स्टेट ने पे करनी होती है हर साल। तो फिर कितने पैसे जो हैं, किस तरह पता चलेगा कि किस स्टेट ने कितने पैसे पे करने हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि हर साल स्टेट की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्लस उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, पहले स्टेट की जीएनपी और ओवरऑल उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाती है स्टेट की। इसकी जीएनपी कितनी है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपको पता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस रेमिटेंस। जीडीपी प्लस रेमिटेंस, यानी पूरे साल में
एक मुल्क कितना कमाता है उसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से डोमेस्टिकली कितना कमाते हैं उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिकली वो कितना कमाते हैं प्लस बाहर से उनको कितना आता है, रेमिटेंस कितनी आती है। तो जीडीपी जो लोकल कमाते हैं, रेमिटेंस जो बाहर से आती है, इसको इकट्ठा कर दें तो जीएनपी बन जाता है, जो कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हर साल स्टेट का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फर्क हो सकता है कि एक साल एक स्टेट का जीएनपी बहुत अच्छा हो, अगले साल उस स्टेट का जीएनपी कम हो जाए। तो फिर साथ उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाती है कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेट की किस किस्म की है। तो इसके बेस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बता दी जाती है कि स्टेट ने इतनी पे करनी है कि सर आपकी जीएनपी इतनी है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी इतनी है, आपके ऊपर इतने पैसे बनते हैं। ठीक हो गया जी। होता क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस अपना बजट फाइनल करता है। फॉर एग्जाम्पल बजट आ गया 100 रुपए, यूनाइटेड नेशंस ने फाइनल कर लिया कि 100 रुपए बजट होगा। तो अब 100 रुपए बजट को फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद अब वो क्या करते हैं, स्टेट्स की जीएनपी और ओवरऑल सिचुएशन देखना शुरू करते हैं। जिस स्टेट की जितनी जीएनपी होती है और ओवरऑल सिचुएशन होती है, उसमें से 100 रुपए में से उतना हिस्सा उसको दे दिया जाता है कि सर इतना हिस्सा आपका आपने पे करना है। यानी जिसकी जीएनपी अच्छी, जिसका ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा, वो ज्यादा पे करेगा। जिसकी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी या जीएनपी बुरा, वो कम पे करेगा। जरूरी नहीं है, अगर जीएनपी सेम है, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन सेम है जिस तरह पिछले साल थी, तो फिर उस स्टेट को उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने पिछले साल उसने पे किए थे। तो फिर तो बजट पहले बनता है, बजट के बाद फिर ओवरऑल आपके डिवाइड हो जाता है हर स्टेट की इकोनॉमी, हर स्टेट के जीएनपी के हिसाब से, राइट। वो खुद डिवाइड करते हैं, यानी पहले बजट फाइनल करते हैं, फिर बजट के टुकड़े करके वो पूरी स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं कि सर इतने पैसे आपने जो है वो पे करने। तो जीएनपी आपके पास जो है ओवरऑल आती है, प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन आपके पास कंट्री की ओवरऑल, इसको जो है वो देखा जाता है कि ओवरऑल स्टेट ने कितना कमाया है पूरे साल के अंदर, रेमिटेंस भी और साथ उसके जीडीपी भी। ये आपके पास कंपलसरी कंट्रीब्यूशन आती है। दूसरी होती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है ये कोई भी कर सकता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरीली होती है, इसको आप जो है वो कोई भी कर सकता है। स्टेट्स भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स अब एक इंडिविजुअल है। बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर्स टू द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए ना, आपने फॉर एग्जांपल चैरिटी भी तो करनी होती है। अब चैरिटी भी करनी है ना आपने, अब चैरिटी करनी है, वो पैसा जो है वो इंडिविजुअल यूनाइटेड नेशंस को दे देते हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वालों के अंदर एक नाम बिल गेट्स का भी आता है। अब आप देखिए कि पोलियो के ऊपर जितनी भी रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में, पोलियो के ऊपर जितने भी कतरे हैं, पोलियो का काम जितना भी पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका बजट कौन देता है? बिल गेट्स देता है, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो है, इंडिविजुअल स्कॉलरशिप, जो किसी एक और शख्स की तरफ से या एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती है स्कॉलरशिप, दुनिया की सबसे बड़ी, वो आपके पास बिल गेट्स देता है, जिसको बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, उसकी वाइफ जो मिलिंडा गेट्स, इन्होंने एक स्कॉलरशिप है इनकी, इसको कहते हैं गेट्स स्कॉलरशिप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। ये हर साल 210 मिलियन डॉलर्स जो है हर साल देते हैं स्कॉलरशिप में। 210 मिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है जो स्कॉलरशिप में जाती है, गेट्स स्कॉलरशिप। तो बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर्स टू द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, खासतौर पे रिसर्च के मामलों में। तो आपने शायद सुना होगा पिछले दिनों फैसला हो रहा, कहा जा रहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कह रहा है कि मैंने अब बजट नहीं देना डब्ल्यूएचओ को। तो जो डब्ल्यूएचओ को बजट जाता है वो वॉलंटरी होता है, जो वॉलंटरी बजट देते हैं कि चलें जी यूनाइटेड नेशन का बजट तो है, एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है तो चलो भाईजान ये एक्स्ट्रा बजट ले लो मेरे से। तो फिर वो बजट वॉलंटरी बेसिस पर होता है। तो वॉलंटरी बजट कोई भी दे सकता है, वो स्टेट भी दे सकती है, वो इंडिविजुअल भी दे सकता है, वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है। एनीवन कैन प्रोवाइड द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, स्टेट्स कर सकती हैं आपके पास। क्लियर हो गया जी। तो ये होती है वॉलंटरी। तो एक कलेक्टिवली मिलकर फिर यूनाइटेड नेशंस का बजट बनता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है, आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है कि अगर एक स्टेट अपने हिस्से के पैसे ना दे पाए, यानी वॉलंटरी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, कंपल्सरी, वो स्टेट की तो कंपल्सरी है ना, उसने देने ही देने पैसे। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है ऑफ द यूएन चार्टर कि अगर एक स्टेट अपनी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन के पैसे ना दे पाए और उसके जो अनपेड अमाउंट है वो इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स हो जाए, यानी 2 कंसेक्टिव साल उसने नहीं पे किया, अगर यानी 2 कंसेक्टिव साल एक स्टेट अपने हिस्से के पैसे ना पे कर पाए,
तो उस स्टेट का राइट टू वोट इन द जनरल असेंबली सस्पेंड हो जाता है, उसका सस्पेंड कर दिया जाता है राइट टू वोट। आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर सेज इफ द स्टेट is unable to pay the requisite amount and the unpaid amount becomes equivalent to 2 years, that state's right to vote in the general assembly is suspended, is suspended। वो सस्पेंड कितनी देर के लिए होगा ये जनरल असेंबली को डिसाइड करेगी। वो ये भी फैसला कर सकती है कि जनाब जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे तब तक सस्पेंड रहेगा। वो ये भी फैसला कर सकती है कि जनाब आपने ये पे भी करना है अपना अमाउंट और साथ फाइन भी पे करना है, राइट। वो कुछ भी फैसला कर सकती है। तो भाई बस आर्गुमेंट ये है कि आर्टिकल 19 कहता है कि अगर एक स्टेट अपने हिस्से के पैसे ना पे कर पाए और उसकी अनपेड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स हो जाए तो फिर उसका राइट टू वोट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है इन दी जनरल असेंबली। लेकिन आर्टिकल 19 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे, अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो वो स्टेट के बजट को माफ भी कर सकती है। अगर एक स्टेट ना पे कर पाए ना तो वो स्टेट के बजट को माफ भी कर सकती है अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो। इफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपके पास अल्टीमेटली जो है वो एग्जिस्ट करती है, यूनाइटेड नेशंस चाहे तो आपके पास एग्जिस्ट करती है अमाउंट, उनके पास पावर एग्जिस्ट करती है कि वो उसको माफ भी कर सकती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ यूएन की हिस्ट्री में कि किसी स्टेट की राइट टू वोट को सस्पेंड किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। एक दफा मौका ऐसा आया था, एक स्टेट है अफ्रीका की, उसका नाम है सीरिया लियोन। आप शायद पता हो अटलांटिक ओशन के साथ कंट्री है सीरिया लियोन। वो सीरिया लियोन कंट्री वो है कि जिन बेचारों से पैसे नहीं पे हुए थे और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की थी जनरल असेंबली से कि सर हमारे अपने मुल्क में इकोनॉमिक सूरत हाल खराब हुई है तो हम अपनी हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल इस किस्म की है कि हम आपको तो पे कर ही नहीं सकते। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने अंडर आर्टिकल 19, क्योंकि उनके पास पावर है कि वो माफ भी कर सकते हैं, पर अंडर आर्टिकल 19 उन्होंने सीरिया लियोन के वो पैसे माफ कर दिए। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट की मेंबरशिप को उन्होंने सस्पेंड किया गया हो, किसी स्टेट की राइट टू वोट को सस्पेंड किया गया हो, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसको माफ कर दिया था एट द एंड। क्लियर हो गया जी। आर्टिकल 19 आपके पास ये हो गया, ये आपके पास फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आ गई। तीसरा पावर एंड फंक्शन है सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस। सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस, सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस। आप में से किसी ने कभी कोई थीसिस लिखा है, कोई पीएचडी की हो कभी गलती से, या एमफिल में कोई थीसिस लिखा हो? लिखा है, किया है आप लोगों ने, थीसिस लिखा है। आपको ये शख्स याद होगा, सुपरवाइजर, ठीक है जी। सुपरवाइजर जो है वो आप लोगों को याद होगा, ठीक है जी। ये किसी शख्स की मेहनत से खुश नहीं होते, किसी शख्स की मेहनत, आप जितनी मर्जी मेहनत करके चले जाएं, इन्होंने कोई ना कोई कीड़ा जो है ना वो निकाल ही लेने। मैं समझता हूं कि जो सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर बेसिकली एक कैफियत का नाम है, कैफियत का। ये कभी भी आप पे तारी हो सकती है, सुपरवाइजरी कैफियत। मतलब आप जब कीड़े निकालते हो ना किसी के अंदर, वो सॉर्ट ऑफ आपकी सुपरवाइजरी कैफियत होती है, राइट। सेम इसी तरह यही है, जनरल असेंबली जो है ना, जनरल असेंबली जितने भी ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, सबकी सुपरवाइजर है, सबकी सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर क्या है कि आपके पास जो 4 मेन ऑर्गन्स हैं, आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। सेक्रेटेरिएट तो सेपरेट है ना, वो तो ऑफिस है ना सेक्रेटेरिएट, वो सेपरेट। ये 4 मेन ऑर्गन्स जो एक्स्ट्रा हैं इसके अलावा। इसमें तो ये जो 2 है ना ऊपर वाले, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं जनरल असेंबली को। सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईसीजे प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस टू द जनरल असेंबली, while economic and social council and trusteeship council, they work directly under the supervision of general assembly। ये डायरेक्टली अंडर काम करते हैं आपके जनरल असेंबली की सुपरविजन के अंदर, यानी रोज का इनकी रिपोर्ट आती रहती है। सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस का मतलब ये है कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस
they work under the supervision of the General Assembly, but not directly, because Security Council and International Court of Justice, they only provide annual reports of their performance to the United Nations, while the Economic and Social Council, Trusteeship Council, they work directly under the supervision of General Assembly. So that means कि इनका रोज का काम पता चलता रहता है जनरल असेंबली को. ये इनकी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होती है ना, उसी बेस पर तो उनका अगले साल का बजट फाइनल होता है कि भाई आपको कितना बजट मिला जी, मुझे इतना बजट मिला, ये मेरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है, मुझे इतना बजट मिला, यहां मैंने एलोकेट में हुआ था, इसको इतने पैसे लगाए, इसमें इतने लगाए, इसके इतने लगाए, वो सारा कुछ जो रिपोर्ट में लिखा होता है वो फिर जनरल असेंबली के पास आती है. जनरल असेंबली हमने पढ़ा कि वो फाइनेंशियल पावर्स उनके पास है, तो वो फिर उस रिपोर्ट की बेसिस पर उनका वो फैसला करते हैं कि उनका अगले साल का बजट क्या होगा, क्या हिसाब किताब होगा सारा के साथ. तो दी ओवरऑल सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली ये है कि दे आर द सुपरवाइजर्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. उसमें सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है. ये दोनों रोजमर्रा की रिपोर्ट, ये दोनों सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं जनरल असेंबली को. अब चलते हैं चौथी पावर एंड फंक्शन पे, वो है इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस. इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस ओवरऑल वैसे जो जनरल असेंबली की ना 5 पावर्स एंड फंक्शंस है. अब हम चौथे पे आ गए, इसके बाद एक और रह गया, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस. मेरी नजर के अंदर जनरल असेंबली की ये जो 2 पावर्स है ना, इलेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, ये सबसे बड़ी पावर्स हैं. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स जो है ना वो अल्टीमेटली आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, ये वाली इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस. और दूसरी जो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव. इलेक्टिव आपके पास कितनी है जनरल असेंबली की? 7 इलेक्टिव पावर्स हैं, 7. There are 7 elective powers and functions of the General Assembly. 7 इलेक्टिव, इलेक्शन से. और इलेक्शन के लिए कितना वोट चाहिए? सबसे पहली बात हमने क्या की, कितना आपके पास वोटिंग चाहिए? आपके पास 2/3 मेजॉरिटी. और जितनी भी बनती है आपको पता है वो 128 है, 129 है, जितनी भी बनती, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको. पहला पॉइंट, आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है, सुन लीजिए, आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है कि इंडक्शन जो है ना, इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट, यानी किसी न्यू स्टेट की इंडक्शन इन द यूएन, इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस इज डन बाय द जनरल असेंबली. इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस इज डन बाय द जनरल असेंबली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अगर किसी न्यू स्टेट की इंडक्शन होनी है जनरल असेंबली में, जिस तरह साउथ सुडान आखिरी स्टेट ऐड हुई है, अगर किसी न्यू स्टेट की इंडक्शन होनी है सिक्योरिटी काउंसिल में, सॉरी यूनाइटेड नेशंस में, तो उसकी इंडक्शन कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी. यानी वोटिंग कहां पर होगी? जनरल असेंबली में होगी. लेकिन इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा? सिक्योरिटी काउंसिल. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए कि पाकिस्तान जो है मेंबर नहीं है जनरल यूनाइटेड नेशंस का. पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दी कि जनाब मैंने मेंबरशिप लेनी है यूनाइटेड नेशंस. सिक्योरिटी काउंसिल पहले पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है, इसकी रिकमेंडेशन देगा क्या पाकिस्तान को मेंबरशिप देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. सवाल यह है कि क्यों रिकमेंडेशन आती है? क्योंकि आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है यूएन चार्टर के कि अ पीस लविंग स्टेट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो पीस लविंग का मतलब यह है, क्या ये पीस वाले लोग हैं या पीस को प्रिवेल करवाने वाले लोग हैं, या ये लड़ाइयों वाले लोग तो नहीं है? तो फिर क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड सारे मसले सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देती है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये बंदा अप्रूव्ड है, ये ठीक है जी, जो आपके पास वो अप्रूव्ड है वो ठीक है, वो आपके पास अप्रूवल जो है वो जाता है वहां से. पीस रिलेटेड जितने मसले जो हैं वो आपके पास जो है वो अप्रूवल क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आता है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका अप्रूवल देती है, और अप्रूवल के बाद वोटिंग होती है. वोटिंग कहां पर होती है? जनरल असेंबली में. जनरल असेंबली में वोटिंग हो गई, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई उस स्टेट को, वो स्टेट मेंबर बन जाएगी. ठीक हो गया? तो इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस इज डन बाय द जनरल असेंबली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 4. चौथी आपके पास आर्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर. दूसरा पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट. सस्पेंशन, आर्टिकल 5 डील करता है सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप को. यानी अगर किसी स्टेट की मेंबरशिप को सस्पेंड करना है,
अगर किसी स्टेट की मेंबरशिप को सस्पेंड करना है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, तो वो कौन कर रहेगा? जनरल असेंबली करेगी। इसके लिए भी रिकमेंडेशन चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की। Suspension of the membership of any state from the UN can be done by the General Assembly with the recommendation of the Security Council. सस्पेंशन किसी भी बेस पर हो सकती है। फाइनेंशियल बेस पे तो हमने देख ली कि फाइनेंशियल बेस के ऊपर भी सस्पेंड किया जा सकता है। आप स्टेट को कंडक्ट के ऊपर भी सस्पेंड किया जा सकता है। स्टेट की मेंबरशिप को वायलेशन ऑफ द लॉज के ऊपर भी सस्पेंड किया जा सकता है। किसी भी वजह से सस्पेंड किया जा सकता है स्टेट की मेंबरशिप। So a membership of the state from the United Nations can be suspended by the General Assembly with the approval of a 2/3 majority on the recommendation of the Security Council under Article 5 of the UN Charter. तीसरा, Article 6. इंडक्शन भी यूएन जनरल असेंबली करता है, सस्पेंशन भी जनरल असेंबली करता है, और नंबर 3 एक्सपल्शन भी जनरल असेंबली करता है। एक्सपेल, निकाल देना है यूएन से, यूनाइटेड नेशन से निकाल देना, यह पावर भी जनरल असेंबली के पास है। यानी अगर आपने किसी स्टेट को वैसे ही जनरल असेंबली से निकालना है, उसको उसके कंडक्ट की वजह से या किसी भी वजह से एक्सपेल करना है यूनाइटेड नेशन से, तो यह पावर भी किसके पास है? जनरल असेंबली के पास है। कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 6 में। इसके लिए भी रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए होता है। सो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस जो है वो किसी भी स्टेट को एक्सपेल कर सकता है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द यूएन चार्टर। पॉइंट नंबर 4, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, आपको मैंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं। हमने डिस्कस किया ना, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल जी इज नॉर्थ कोरिया पार्ट ऑफ यूएन, जी नॉर्थ कोरिया पार्ट ऑफ यूएन। आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल कितने मेंबर हैं? 15। उन 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं, 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये आते हैं 2 साल के लिए, यानी 2 सालों के लिए आते हैं। The 10 non-permanent members are elected for a period of 2 years. तो ये जो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं ना, इनका इलेक्शन कहां होता है? इनका इलेक्शन जनरल असेंबली में होता है। सो जनरल असेंबली इलेक्ट्स द 10 non-permanent members of the Security Council for a period of 2 years. आप इसमें लिखते हैं 10 non-permanent members of Security Council. Point number 4 है, the General Assembly elects the 10 non-permanent members of the Security Council for a period of 2 years. आगा फरहान कह रहे हैं, सर all this is hypocritical as the founders have been involved in violent imperialistic tendencies. ये दुनिया का असूल है फरहान कि the victors of the war they can impose any law. ये पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा से ऐसे चलता आया। The creators of the United Nations were the victors of the Second World War. अब यूनाइटेड नेशंस के जो आपके क्रिएटर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्टर्स थे, और ये दुनिया का असूल रहा है कि द लॉज विच प्रिवेल इन द सिस्टम आफ्टर द वॉर इज व्हाट द विक्टर प्लीजेस। जितना भी आप, जो भी आपके पास जीतेगा वो जो मर्जी लॉ लगाए, राइट, आपको फॉर एग्जाम्पल वो मानने पड़ेंगे। अब आप कहो जी दूसरों के साथ जाती है, दूसरों के साथ जाती क्यों है? दूसरों ने जब यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली है तो उन्होंने सोच समझ के मेंबरशिप ली है ना भाई। अब हर बंदा तो जाके नहीं ना जिमखाना की मेंबरशिप ले रहा। अब जिमखाना की मेंबरशिप चंद लोग ही ले रहे हैं। अब जो जिमखाना की मेंबरशिप लेगा तो उसको जिमखाना के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जिमखाना के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। अब जिमखाना वाले तो नहीं ना बुला रहे हर बंदे को, आओ भाईजान मुफ्त में हमारे जनाब वो मेंबरशिप ले लो। अगर आपकी स्टेट को लगता है किसी स्टेट को कि भाईजान हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो आप छोड़ दे स्टेट यूनाइटेड नेशंस को कि नहीं भाईजान हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वी आर लीविंग यूनाइटेड नेशंस। अब रहना भी है उसी घर के अंदर और फिर रोना भी है उसी घर के अंदर कि नहीं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, राइट। तो फिर असूल जो होते हैं ये अल्टीमेटली पॉइंट ये होता है कि जब भी आपके पास कोई वॉर जीतता है तो आपके पास जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है या कोई रूल बनता है तो वो वही रूल होता है जिसको विक्टर अप्रूव करता है। द रूल्स आर अप्लाइड एज द विक्टर प्लीजेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है।
पॉइंट नंबर 5, 4 पॉइंट्स हो गए। 5, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ना टोटल 15 जजेस होते हैं। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं ना, इसी तरह आईसीजे के 15 जज होते हैं। ये जो 15 जज होते हैं ना, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझ लीजिए। ये जो 15 जज होते हैं ना, इनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इकट्ठे इलेक्ट करते हैं। यानी इनकी वोटिंग आईसीजे के जजेस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में इकट्ठे हो रही होती है एट द सेम टाइम। द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस are elected by the General Assembly and the Security Council simultaneously, इकट्ठे, राइट? अब देखिए ना, 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो असल में जनरल असेंबली के भी हैं, है ना, 15 मेंबर। तो होता क्या है कि फिर जो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे होते हैं ना, उनकी फिर 15 वहां से उनकी जो है वो वोट निकल जाता है वहां से, राइट? तो फिर वो इकट्ठे एक ही, मतलब होते 193 है टोटल वोट, लेकिन उसमें से 15 सिक्योरिटी काउंसिल के भी ऐड हुए होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो वहां से ओवरलैप करेंगे, वहां से निकल जाएंगे, वो वहां से काउंट होते हैं। तो दे एट द सेम टाइम आपके पास टोटल जजेस आपके पास आते हैं 15 जजेस। तो 15 जजेस आपके पास हैं जो आईसीजे के, उनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। 6वां पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के टोटल 54 मेंबर्स हैं। 54 मेंबर्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, 54। इनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 10, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कहां पे वोटिंग होती है? जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली उनकी वोटिंग करता है, उनकी उनकी वोट होता है और वहां से फिर वो इलेक्ट होते हैं सारे के सारे। 7वां, सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके इलेक्शन भी कहां होते हैं? जनरल असेंबली में। इसका इलेक्शन भी जनरल असेंबली में होता है, और जनरल असेंबली के अंदर इसका इलेक्शन होता है, और जनरल असेंबली जो है वो इसको जो है वो इलेक्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अब देखिए ना, 2 बंदे हैं इलेक्शन लड़ रहे, एक को 92 मिल गया, को 91 मिल गए। जो 92 वाला वो जीतेगा नहीं, उसको भी 2/3 ही चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर एक बंदा बिला मुकाबला खड़ा, यानी उसके मुकाबले में कोई बंदा नहीं खड़ा, उस पर फिर भी वोटिंग होगी और उसको फिर भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, यानी वोटिंग होगी ही होगी। अगर वो एक ही बंदा खड़ा हो इलेक्शन के अंदर, एक भी स्टेट इलेक्शन में आए कि जी मैंने नॉन परमानेंट मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का, मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे इलेक्ट होते हैं और आईसीजे के जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, कितने जज होते हैं। आईसीजे की बात है, अभी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझो कि जनरल असेंबली के अंदर अगर एक बंदा भी नॉमिनेशन में है तो फिर भी उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए कितना अप्रूवल चाहिए हमने पढ़ लिया, 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मिलेगी तो फिर वो बंदा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बनेगा, वरना वो नहीं बन सकता। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास है जी इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूटिव, जो कॉन्स्टिट्यूटिव है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट करने से है, बनाने से। कॉन्स्टिट्यूट करने से, बनाने से, क्रिएट करने से। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, पूरे यूनाइटेड नेशंस में किसी भी जगह पर कोई नया ऑर्गन क्रिएट करना है, कोई नया सब ऑर्गन क्रिएट करना है, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्रिएट करनी है, कोई कमेटी क्रिएट होनी है, वो सारे की सारी कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि जनाब हमने एक नई कमेटी बनानी है पाकिस्तान इंडिया के डिस्प्यूट पर वोटिंग वो करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बना सकता उसको। सिक्योरिटी काउंसिल लिखकर सारे का सारा उसके करेगी क्या, वो कितनी तनख्वाह, सारा कुछ करके वो जनरल असेंबली को भेजेंगे। जनरल असेंबली में उस पर वोटिंग होगी, जनरल असेंबली ने उसको पास कर दिया तो वो कमेटी बन जाएगी, वो ऑर्गन बन जाएगा, वो सब ऑर्गन बन जाएगा, सारा कुछ। क्यों ये पावर क्यों इतनी दी गई जनरल असेंबली को?
इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप में से कोई अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिस में है तो आपको तो ये बात ऑलरेडी पता होगी, नहीं है तो आप लोग जो सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जब जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर सर्विस के अंदर तो आपको ये बात तब पता चलेगी, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूँ वो क्या। भाईजान अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर है ना तो आप अपने ऑफिस में कोई पीएन भी नहीं भर्ती कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जब तक फाइनेंस अप्रूवल नहीं ना देगा, जब तक फाइनेंस अप्रूवल नहीं देगा तब तक आप अपने ऑफिस में पीएन भी भर्ती नहीं कर सकते। क्यों भाई? उसकी तनख्वाह किसने अप्रूवल करनी है? फाइनेंस ने। फाइनेंस ने उसकी तनख्वाह देखनी है, उसने देखना है हमारे पास बजट है, हम इसको भर्ती कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो क्योंकि पूरे यूनाइटेड नेशंस का बजट कौन देखता है? जनरल असेंबली देखती है। अब जनरल असेंबली ने अब नया ऑर्गन बन गया है तो जनरल असेंबली ने उसका बजट फाइनल करना है, वो कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये वो ब्ला ब्ला बड़ी चीजें हैं उसकी। तो क्योंकि पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस का बजट फाइनली जनरल असेंबली करती है, इसीलिए फिर अप्रूवल के लिए भी कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस में जनरल असेंबली आती है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी कोई स्टेट लेवल की पॉलिसी बननी होती है, जब भी कोई स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन बनना होता है, जब भी कोई मीटिंग हो रही हो ना स्टेट लेवल के ऊपर, आपको फाइनेंस मिनिस्टर जरूर नजर आएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अप्रूवल तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी होगा। क्या हमारे पास बजट है, क्या हमारे पास ये पावर है कि हम ये काम कर लें? तो फाइनेंस का अप्रूवल बड़ा जरूरी होता है। सो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो जनरल असेंबली के पास। तो पहली बात उनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑर्गन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, सब ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कमेटी, कुछ भी बनाना है आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो नया क्रिएट करना है, जिसका बजट से कोई ताल्लुक होगा, वो कौन क्रिएट करेगा? किसका अप्रूवल होगा? जनरल असेंबली का अप्रूवल होगा। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस चार्टर में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, इफ द अमेंडमेंट्स आर टू बी डन इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो अमेंडमेंट कौन करेगा? वो भी जनरल असेंबली करेगी। अमेंडमेंट्स इन चार्टर के ऑफ द यूएन, जिसके 111 आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आपके पास होगी, राइट, तो वो भी कौन करेगा? आपके पास जनरल असेंबली करेगी। आज तक यूनाइटेड नेशंस चार्टर में ना 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 5 अमेंडमेंट्स। कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 109 में और आर्टिकल 61 में 2 दफा। 5 अमेंडमेंट्स, 23 में, 27 में, 109 में और 61 में 2 दफा। 2 टाइम्स अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 61 में। तो टोटल मिलाकर 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं आज तक यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर। अब ये कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, इसको भी जरा एक दफा देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं, क्योंकि एक पॉइंट ना दूसरे पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा होगा जब हम कोई और पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा चौथा पॉइंट याद कीजिए, हमने कहा था हम रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, और जब हम रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको इस आर्टिकल का दोबारा रेफरेंस बताऊंगा, आर्टिकल 23 का, इसलिए अभी जेहन में रखिएगा। मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं और उन 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। ये 15 मेंबर हमेशा नहीं हुआ करते थे। पहले सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 11 मेंबर हुआ करते थे। 1963 तक सिक्योरिटी काउंसिल के 11 मेंबर होते थे। 63 के बाद इन्होंने अमेंडमेंट की, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया, तो टोटल मेंबर कर दिए 15। जब 11 मेंबर हुआ करते थे तब जो परमानेंट मेंबर थे वो 5 ही थे और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो थे वो 6 होते थे। और बाद में जब इन्होंने 63 के अंदर अमेंडमेंट की, राइट, अमेंडमेंट की इन्होंने जो है वो 63 के अंदर, तो वो अमेंडमेंट इन्होंने इसलिए की क्योंकि पहले टोटल मेंबरशिप ऑफ द यूएन 51 हुआ करती थी। याद कीजिए जब यूएन बना था 51 मेंबर्स हुआ करते थे और उसमें से 11 होते थे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। लेकिन 1963 तक पहुंचते पहुंचते मेंबरशिप जो थी ना यूनाइटेड नेशंस की, वो तकरीबन 100 तक पहुंच गई। तकरीबन 100 स्टेट्स मेंबर बन गई थी यूएन की। तो जब 100 स्टेट्स मेंबर बन गई थी यूएन की, तो उन्होंने कहा भाई अब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भी इंक्रीज किया जाए। तो पहले 11 मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने बढ़ाकर कितने कर दिए? 15। 11 से हो गए 15, यानी 1963 के अंदर तकरीबन आपके पास जो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस थे वो तकरीबन 100 तक पहुंच गए थे। पहले 51 मेंबर हुआ करते थे। जब 51 होते थे तो टोटल मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल कितने होते थे? 11। जब ओवरऑल मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बढ़ गई तो
तकरीबन 100 तक पहुंच गई, तो उन्होंने फिर 11 मेंबर्स को इंक्रीज करके कर दिया 15। और जब 11 होते थे तब 6 परमानेंट थे, 5 नॉन परमानेंट थे। और जब 15 हुए तो फिर 5 के 5 परमानेंट रह गए और 6 नॉन परमानेंट की जगह 10 नॉन परमानेंट कर दिए उन्होंने। तो ये 15 मेंबर्स हो गए आपके पास। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में ये लिखा हुआ था कि जी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास करनी है, सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास करनी है, तो उसके लिए 7 वोट चाहिए फेवर में, 7 वोट्स चाहिए फेवर में। ये आर्टिकल 27 में लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था 7 वोट्स? क्योंकि टोटल मेंबर ही 11 थे। टोटल मेंबर ही 11 थे, 11 में से 7 वोट चाहिए थे रेजोल्यूशन पास करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन जब आपने मेंबर ही 15 कर दिए, तो फिर 7 वोटों से रेजोल्यूशन पास तो नहीं होगी, वो तो फेल हो जाएगी, क्योंकि 8 तो अगेंस्ट आ जाएंगे। तो फिर क्योंकि आपने मेंबर ही 11 से 15 कर दिए, तो फिर आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए भी वोट ज्यादा चाहिए थे, तो आपने 7 से 9 कर दिए। सो नाउ 9 वोट्स आर नीडेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल टू पास एनी रेजोल्यूशन। ठीक हो गया जी? तो जैसे ही 23 में अमेंडमेंट हुई, साथ ही 27 में हो गई। 7 वॉज रिप्लेस्ड बाय 9। ठीक हो गया? आते हैं 109 पे। ये बात गौर से समझ लीजिएगा और बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। अगर आपके चार्टर में, अच्छा चार्टर को आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चार्टर भी कह सकते हो, चार्टर को स्टैट्यूट भी कह सकते हो, स्टैट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, फर्क कोई भी नहीं है, नाम का ही फर्क है। जिस तरह चार्टर ऑफ यूएन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, एक ही बात। अगर आपने अमेंडमेंट करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या चार्टर में, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर में अमेंडमेंट करने की परमिशन है। क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है? क्या आपके चार्टर में अमेंडमेंट हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। अगर हो सकती है तो ही आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर नहीं लिखा हुआ ऐसा कोई आर्टिकल, तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती आपके चार्टर में, वो फिर पक्का पक्का हो गया लॉ बन गया। जिस तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा आर्टिकल 238। आपको पता चल जाएगा कि जनाब आपने अमेंडमेंट करनी है, क्या तरीका होता है उसका, राइट? अमेंडमेंट हो सकती है। फिर 239 में लिखा हुआ है कैसे कैसे होगा सारा कुछ, वो आप देख भी सकते हैं बाद में भी। खैर, लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है, 108 में, कि अमेंडमेंट हो सकती है। और आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है अमेंडमेंट कैसे होगी, यानी चार्टर में अमेंडमेंट कैसे होगी। ठीक हो गया जी? तो आर्टिकल 109 में लिखा हुआ था कि अगर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कोई अमेंडमेंट करनी है, तो वो अमेंडमेंट तब फाइनल होगी जब सिक्योरिटी काउंसिल में से भी उसको 7 वोट मिलेंगे। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ था कि भाईजान आपके चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में अमेंडमेंट तब फाइनल होगी, पास होगी, जब आपको सिक्योरिटी काउंसिल से भी 7 वोट मिलेंगे। क्यों 7 लिखा हुआ था? क्योंकि आपके मेंबर ही 11 थे। तो फिर जब आपके मेंबर ही आपके पास 11 थे, राइट, तो फिर उसके बाद फिर आप, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी अप्रूवल देना है, तो 11 अब तो मेंबर आपने कर दिए 15। तो 15 में से क्योंकि आपने नीचे भी 7 से 9 किया है, रेजोल्यूशन पास करने के लिए भी अब 7 से 9 वोट चाहिए, तो फिर अमेंडमेंट पास करने के लिए भी अब 7 से 9 वोट चाहिए। ये जो आर्टिकल 27 है ना, ये अमेंडमेंट को डील करता है, को रेजोल्यूशन को डील करता है, रेजोल्यूशन को, और 109 अमेंडमेंट को डील करता है। यानी अगर आपने सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, उसके लिए भी 7 से 9 वोट चाहिए। अब पहले 7 चाहिए थे, अब 9 चाहिए। और अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, पूरे चार्टर में कोई अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए भी पहले 7 वोट चाहिए थे, अब 9 चाहिए। ठीक है जी? ये भी जारी बात 1963 में हुआ ना, क्योंकि अब जारी बात है, पहले जब 11 हुआ तो 7 ये भी अमेंड हो गए। एक और चीज भी अमेंड हुई, आर्टिकल 61 1963 में दोबारा। क्या? मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के टोटल 54 मेंबर हैं, बताया ना आपको मैंने। इकोसॉक के 54 मेंबर हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि इकोसॉक के 54 मेंबर हैं? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि इकोसॉक के जो है 54 मेंबर है। पहले ना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर होते थे टोटल
18, देयर वर 18 मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक। ये जो पहली दफा अमेंडमेंट हुई ना 61 की पहली अमेंडमेंट जो 1963 में हुई, इन्होंने 18 मेंबर्स को इंक्रीज करके कर दिया 27। यानी पहली अमेंडमेंट में 61 की पहली अमेंडमेंट में 18 मेंबर्स से इंक्रीज होकर हो गए 27। ये जो दूसरी दफा अमेंडमेंट हुई 61 की दूसरी दफा, इसमें 27 से इंक्रीज हो गया 54 और आज 54 मेंबर है सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। तो ये हुआ बाद में अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट जो बाद में हुई ये 1970s में हुई, 1970 की दिहाई में हुई जाकर, जो दूसरी दफा अमेंडमेंट हुई 61 में। तो पहली दफा जो अमेंडमेंट हुई उसमें 18 से हो गए 27, दूसरी दफा जो अमेंडमेंट हुई उसमें 27 से हो गए 54। अब इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिए, जो मैं आपको एनालिसिस अभी देने लगा हूं, जहन में बिठा लीजिए इस एनालिसिस को। जब हमने रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस की बात करनी है ना, रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस, तो हमने कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया जाए। और जब हमने कहेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए, तो फिर हम साथ रेफरेंस भी देंगे कि भाईजान जब आपके 51 मेंबर हुआ करते थे तो टोटल मेंबर 11 थे, जब आपके 100 मेंबर हुए तो आपने 11 से इंक्रीज करके 15 कर दिया, और आज आपके 193 मेंबर हैं और आपके टोटल मेंबर अभी भी 15 ही हैं। तो क्योंकि जब आपने 100 मेंबर पे अपनी अमाउंट इंक्रीज की थी, तो फिर अब 193 हो गए हैं, अब आपको अमाउंट अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक लॉजिक हम ये देंगे उसमें। दूसरी लॉजिक हम ये देंगे कि भाईजान आपने 61 आर्टिकल के मुताबिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबरों को 18 से 27 इसलिए किया था क्योंकि आपको पता था कि टोटल मेंबर्स इंक्रीज हो गए हैं यूएन के, इसलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 27 मेंबर हो, और बाद में मेंबर और इंक्रीज हो गए तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर आपने 27 से 54 कर दिए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 ही रहे। तो जब आपने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को इंक्रीज किया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो अब जब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर दोबारा इंक्रीज हो गए हैं, 27 से 54 हो गए, तो फिर आपने दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इंक्रीज क्यों नहीं किए? तो अब बड़ी जरूरत है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए। अब 15 मेंबर है, इनको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये हम लॉजिक इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं के रेफरेंस के अंदर से इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास ये 5 अमेंडमेंट्स थी यूनाइटेड नेशंस चार्टर के। ये पॉइंट क्लियर हो गए? नहीं, पहली अमेंडमेंट 61 में तो 1963 में ही हुई ना, इसके साथ ही 63 में 4 अमेंडमेंट्स हुई ना, 23, 27, 109, 61। उसके बाद 1970s में आखिरी अमेंडमेंट हुई 61 दोबारा। क्लियर हो गया जी? अमेंडमेंट्स क्लियर हो गई? सवाल को, मसला को, परेशानी? एनी क्वेश्चंस? कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, हेलो को हाँ ना तो करो। सो गए? पता नहीं। सो तो नहीं गए? ठीक है, आओ भाई सिक्योरिटी काउंसिल पे। सिक्योरिटी काउंसिल की थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है, हाँ जी ड्राउनिंग होना है अभी, ब्रेन ड्राउनिंग हो रहे हैं ब्रेन, क्या बात है। अभी तो बस 10 मिनट रह गए, 10 मिनट और बर्दाश्त करें, उसके बाद नहीं, बस नहीं कर देते, अभी हमने इसको पूरा करना है। 10 मिनट रह गए, सिक्योरिटी काउंसिल को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे जो है वो बाद में कल की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक होगा जी? लेट्स अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बड़ा मजे का आर्गुमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को स्टार्ट करते हैं। चंद शुरू की बातें डिस्कस करते हैं, डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक हो गया जी? पॉइंट नंबर 2, इट हैज 15 मेंबर्स, 15 मेंबर हैं, 5 ऑफ देम आर परमानेंट, 10 आर नॉन परमानेंट। ठीक हो गया जी? दूसरा पॉइंट,
There are total 15 members of the Security Council. 5 of them are permanent, 10 are non-permanent. Point number 3. The 10 non-permanent members are elected for a period of 2 years each. Right? The third, मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ये सेक्रेटरी जनरल वाला क्वेश्चन कल का आंसर करूंगा, अभी जरा इस पे फोकस कीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर. पॉइंट नंबर 3. The non-permanent members, the 10 non-permanent members of the Security Council are elected for a period of 2 years each. But पॉइंट टेक्निकल आ गया जी. थर्ड पॉइंट, मैंने कहा कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन बट every year 5 new permanent members, non-permanent members are added to the Security Council. और सुनिए, मैंने कहा कि there are 10 non-permanent members of the Security Council, 10 non-permanent members which are elected for a period of 2 years each, but every year 5 new non-permanent members are elected in the Security Council. हर साल 5 नए मेंबर्स आते हैं, लेकिन आते हैं 2 साल के लिए. अच्छा, ये क्यों आया? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप 2020 में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है जी, 2020 में. अब लॉजिक को समझ लीजिए. 2020 में आपके 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं. ठीक हो गया जी. इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से ना 5 मेंबर्स वो हैं, इन 10 के अंदर से 5 मेंबर्स वो हैं जो 2018 से लेकर 2020 तक के लिए मेंबर बने थे, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर, और 5 वो हैं जो 2019 से लेकर 2021 तक के लिए मेंबर बने थे. ठीक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? 2020 में. ठीक हो गया जी. अब जब 2020 खत्म हो जाएगा तो 5 और आ जाएंगे जो बनेंगे 2020 से लेकर 2022 तक के लिए. ठीक, और जब 2000 जो है वो 21 आ जाएगा तो फिर ये जो 5 थे ये खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह 5 और आ जाएंगे जो 2023 तक के लिए जाएंगे. इस तरह हर साल 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं और 5 पुराने घर चले जाते हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एकदम बिल्कुल ही नया सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कर देना आपने. जो 1 साल आपने 2 साल गुजारे होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आप सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर रहे होते हो. अगर आप 10 के 10 निकाल के 10 एकदम न्यू ले आओगे, उनको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड को, पॉलिटिक्स को समझने में टाइम लगेगा, इसलिए वो 5 को निकाल देते हैं, 5 नए आ जाते हैं. फिर वो जो 5 होते हैं वो अगले आने वाले 5 लोगों को समझाते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. फिर वो पुराने 5 चले जाते हैं, ये 5 एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इनकी जगह और 5 आ जाते हैं. तो हर साल इलेक्शन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, हर साल, और हर साल इलेक्शन के बाद 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं और 5 पुराने चले जाते हैं. ठीक है जी. इंडिया जो है वो अब 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है. उसने 1 जनवरी 2021 से ये वाला टेन्योर है ना इंडिया, वो ये 2023 तक जो है वो रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का. क्लियर हो गया जी. तो एवरी ईयर 5 new non-permanent members are elected, 5 previous are removed. ठीक है जी. ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन पे मैं बाद में आता हूं, पहले जरा आप नॉन परमानेंट मेंबर्स को समझ लीजिए. परमानेंट मेंबर्स को बस मैं बाद में समझाता हूं आपको परमानेंट मेंबर्स का क्या हिसाब किताब है. पहले नॉन परमानेंट मेंबर्स को समझिए, परमानेंट मेंबर्स तो बाद में भी आ जाएंगे. नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, 2-2 साल के लिए आते हैं, हर साल 5 नए आते हैं, 5 पुराने चले जाते हैं, हर साल यानी इलेक्शन होता है. ये तीसरा पॉइंट था. चौथा पॉइंट समझ लीजिए. The president of the Security Council is elected for a period of 1 month. 1 महीने के लिए, साल के लिए नहीं. The president of the Security Council is appointed for 1 month on alphabetical basis from the 15 members of the Security Council. The president of the Security Council is appointed for 1 month on alphabetical basis from those 15 members of the Security Council. जो 15 मेंबर्स होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, उसी में से
आपके पास जो है वो प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो जाता है 1 महीने के लिए, अपॉइंट हो जाता है 1 महीने के लिए, यानी रोलिंग बेसिस पर अल्फाबेटिकली प्रेसिडेंट चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, नया प्रेसिडेंट आ जाता है, पुराना चला जाता है, नया प्रेसिडेंट आता है, 1 महीने के लिए आता है। एवरी मंथ अ न्यू प्रेसिडेंट जो है वो आ जाता है। जिसमें फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, डेनमार्क है, ये समझ लीजिए, अज्यूम कर लीजिए चारों मेंबर हैं इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के। तो पहले महीने में अफगानिस्तान प्रेसिडेंट होगा, दूसरे में बांग्लादेश होगा, तीसरे में चाइना होगा, चौथे में डेनमार्क होगा। तो जो मेंबर होते हैं ना 15 सिक्योरिटी काउंसिल के, जो उस वक्त 15 मेंबर होते हैं, उन्हीं के अंदर से अल्फाबेटिकली वो चेंज होता रहता है प्रेसिडेंट। आपके पास हर महीने चेंज हो गया, हर महीने चेंज हो गया जी, आपके पास चेंज हो जाता है। और आपके पास जो जारी बात है, जो आप समझ लीजिए ना, जो पहले मंथ में प्रेसिडेंट है, पहले मंथ में, वो बाय डिफॉल्ट 16वें मंथ में वापस आ जाएगा। जारी बात, तो 15 पूरे हो गए ना, सर्कल फिर वापस चल पड़ा, सर्कल चलता रहता है। 2 साल इस तरह पूरा, अगले फिर 2 साल आते हैं, यानी कि मेंबर्स आते जाते हैं, वो प्रेसिडेंट बनते जाते हैं, आते जाते प्रेसिडेंट बनते जाते हैं, खत्म होता जाता है, सर्कल चलता जा रहा है। हर महीने आ गए, हर महीने नया प्रेसिडेंट आ गया, हर महीने नया प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है जी। व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू इन 1 मंथ? ओ भाई मैं बताता हूं आपको, ये चीजें अभी तो मैं सिर्फ शुरू की बातें आपको बता रहा हूं, डिटेल में तो अभी मैं गया ही नहीं हूं। अभी सिर्फ ये तो समझिए प्रेसिडेंट क्या करता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, मैं आपको समझाता हूं, तसल्ली रखिए। ये 4 पॉइंट समझ आ गए, इन चारों में कोई मसला है अभी तक? 4 पॉइंट्स यहां तक क्लियर हो गए? क्लियर है जी? जस्ट 4 पॉइंट्स अभी तक हमने इसको क्लियर कर लिया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट, पाकिस्तान एंड इंडिया both remained the non-permanent members of Security Council 7 times each. पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर रहे हैं 7-7 दफा, 7 times each. So Pakistan and India both remained non-permanent members of Security Council 7 times each. इंडिया 8वीं दफा बनने जा रहा है, 1 जनवरी से उनका 8वां टेन्योर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान अगले साल इलेक्शन लड़ लेगा, नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मेरा ख्याल इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान में, जहां तक की अंदर की खबरें हैं। पाकिस्तान विल कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नेक्स्ट ईयर, यानी जो 22 से 24 वाला टेन्योर है ना, उसके अंदर पाकिस्तान कोशिश करेगा आने की। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 5वां, कि द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया और आपके पास जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, वो 7-7 दफा दोनों मेंबर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास शुरू की बातें थी। आपके ज़हन में कुछ और सवाल भी आएंगे, लेकिन उनको हम कल डिस्कस करेंगे। वो सवाल ये भी है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर कैसे आते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका फैसला कैसे होता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का, राइट? और दूसरा, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये किसी टॉपिक पे डिस्कशन कैसे करता है, हाउ द डिस्कशन इज डन इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और अगर एक स्टेट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो क्या उसका मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो सकता है? जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है, क्या कश्मीर को डिस्कस कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल, राइट? तो अगर कश्मीर को डिस्कस कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान ही मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो पाकिस्तान के बगैर कश्मीर पे कैसे डिस्कशन हो सकती है? ये सवाल इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि इसमें डिस्कशन कैसे होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन कैसे आती है, सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स क्या है, इनकी वर्किंग क्या होती है, इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया जी? थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें जी, ठीक है? खुदा के वास्ते टी खत्म भी कर लो, दूसरी दफा चाय आ गई है, तेरी तरह एक दफा नहीं मिली मुझे चाय, मुझे 2 दफा चाय मिली है फरूख, ठीक है? तुझे मिलती चाय 1 दफा, मुझे मिली है 2 दफा, ठीक है? फरूख मुझे आगे तो कह रहा है कि जनाब चाय खत्म कर लो, ये दूसरी दफा चाय आई है, ठीक है? बल्कि तीसरी दफा भी आने लगी। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।